अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैथ 301 का लेक्चर नंबर 40 करेंगे हम, जिसका टॉपिक है 4 ईयर सीरीज़। अब पिछले लेक्चर में हमने 4 ईयर सीरीज़ में यूज़ होने वाले कुछ फार्मूलाज ड्राइव किए थे, इंटीग्रल ड्राइव किए थे साइन और कॉस की फॉर्म में। अब यहाँ पे ना उनका थोड़ा सा यूज़ होने वाला है, ठीक है। लेकिन 4 ईयर सीरीज़ होती क्या है पहले तो हम ये देख लेते हैं। आपके सामने इसकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है। 4 ईयर सीरीज़ में जो एफ ऑफ एक्स है उसको हम किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, ए नॉट का मतलब है यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड आएगा प्लस समेशन ऑफ दीज टू वैल्यूज़। अब समेशन में n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक का आपने लेकर जानी है और वैल्यूज़ ऐड कौन सी हो रही हैं ये देख लें ज़रा। ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ये फार्मूला होता है हमारे पास किसका, 4 ईयर सीरीज़ का। इसको अगर हम एक्सपैंड करके लिखें ना तो ए नॉट तो एज इट इज़। अब सिग्मा का मतलब है कि ये टर्म्स ऐड हो रही है ना, तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है आपने। यहाँ पे आप 1 लगाएंगे n की जगह, इस n की जगह भी 1 लगाएंगे। a1 cos x प्लस b1 sin x, ये हो गया। फिर समेशन का मतलब है प्लस। अब इसके बाद n की वैल्यू 2 कर दें, a2 cos 2x प्लस b2 sin 2x, इस तरह से। इसी तरह से 3, 4 और ये चलती जाएंगी जब तक हम n तक नहीं पहुँच जाते। उसके बाद आ रहा है जी 4 ईयर कोएफिशिएंट। 4 ईयर के कोएफिशिएंट हमने यहाँ पे कैसे फाइंड करने होते हैं। कोएफिशिएंट्स का मतलब है कि ये जो ए नॉट है, सबसे पहले हम इसकी देखते हैं कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखें जी, ए नॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रल हमने ऊपर लिखा है ना ये वाला, इसको आप इंटीग्रेट करें ओवर द इंटरवल -π टू π। -π से π तक इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इस साइड पे एफ ऑफ एक्स के साथ भी आ जाएगा और इधर जो सारी टर्म थी हमारी उसमें जो ए नॉट है उसके साथ अलग से इंटीग्रल आ जाएगा। अंदर ए एन कॉस एन एक्स के साथ अलग से इंटीग्रल आ जाएगा, बी एन साइन एन एक्स के साथ अलग से इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है। यही फॉर्म जो आपके पास ये ऊपर लिखी हुई है ना, इन दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल लगा दिया, बाहर ए नॉट के साथ अलग से इंटीग्रल लगा दिया और जहाँ इंटीग्रेशन का साइन आता है वहाँ डी एक्स भी हमने लाजमी लगाना होता है, ठीक है। इसके साथ भी लगा लें, साइन एन एक्स के साथ भी डी एक्स आ रहा है। अच्छा जी, अब देखें इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ए नॉट तो कांस्टेंट है, अंदर कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, साथ में लिमिट्स पुट कर दें -π से π तक प्लस समेशन एज इट इज़। अब हमने पीछे देखा था पिछले लेक्चर के अंदर, अगर आपको याद हो, कि cos nx की जब आप इंटीग्रेशन करते हैं ना ओवर इंटरवल -π टू π तो वो 0 हो जाती है। तो 0 an के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। साइन एन एक्स की जो होती है इंटीग्रेशन ओवर दिस इंटरवल वो भी 0 आई थी हमारी पिछले लेक्चर में। तो ये आपने रिजल्ट्स बस उसके याद रखने हैं कि वो 0 होती है। तो 0 बी एन से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। अब ये समेशन वाली वैल्यू तो 0 के ख़त्म हो गई, सिर्फ हमारे पास ये बचा ए नॉट। इसके अंदर अपर लिमिट पुट करें यहाँ पे पाए, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करें -π, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड होके 2π, तो 2π ए नॉट आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। किसका, ये वाली साइड जो हमने निकाली थी ना, इसका आंसर किसके इक्वल हो गया, 2π ए नॉट। तो अब अगर हम यहाँ से ए नॉट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, 2π यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2π और इंटीग्रल के साथ हमारा ये फंक्शन, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए नॉट की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो स्मॉल ए नॉट है ना, यानी ये जो 1/π और ये वाली वैल्यू है, इसको हम कह दें कि ये स्मॉल ए नॉट के इक्वल है। लेट सपोज इसको आप ए नॉट स्मॉल कह देते हैं, तो बाहर जो 1/2 बचता है वो तो वैसे ही रहेगा ना। देखें ये जो बाहर 1/2 होगा वो वैसे ही, अंदर इसकी जगह ए नॉट आ जाएगा, तो कैपिटल ए नॉट इक्वल होगा 1/2 स्मॉल ए नॉट, ठीक है। ये हमने एक रिजल्ट यहाँ से ड्राइव कर लिया। अब दूसरा जो कोएफिशिएंट आता है हमारा 4 ईयर सीरीज़ के अंदर, एक तो ये था वो हमने फाइंड कर लिया। अब ए एन और बी एन भी फाइंड करने हैं हमने, तो पहले हम ए एन की तरफ चलते हैं। ए एन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, इस पूरे जो भी इंटीग्रल आपको ऊपर दिया हुआ था ना 4 ईयर सीरीज़ का, उसमें सबको cos mx के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एफ ऑफ एक्स को भी cos mx के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ए नॉट को भी मल्टीप्लाई कर दें, अंदर ए एन cos n x को भी मल्टीप्लाई कर दें और बी एन साइन एन एक्स जो था उसको भी cos mx से मल्टीप्लाई कर दें। यानी ये जो हमारा यहाँ पे फंक्शन आ रहा था, ये इसमें ए नॉट के साथ भी हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, साथ में ए एन cos n x इसके साथ भी cos mx मल्टीप्लाई किया और बी एन साइन एन एक्स जो है उसके साथ भी आपने cos mx मल्टीप्लाई किया। सबके साथ इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दी, इस साइड पे भी और इधर भी, दोनों साइड पे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हमने पढ़ा था cos nx हो या cos mx हो, अगर इसकी इंटीग्रेशन ओवर दिस इंटरवल लें तो वो 0 हो जाती है। 0 ए नॉट से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखें सिग्मा एज इट इज़, ए एन भी एज इट इज़। अंदर देखें हम अगर तो cos nx cos mx, ये भी हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था कि अगर n और m दोनों इक्वल ना हो
तो उनकी इंटीग्रेशन 0 हो जाती है। तो अगर ये 0 होगी तो an इंटू 0, और यहाँ पे साइन और कॉस दोबारा से वही हमारे पास सिचुएशन बन जाती है कि अगर n और m दोनों इक्वल नहीं है और साइन nx और कॉस mx जो है उन दोनों का जब आप इंटीग्रल लेते हैं तो वो 0 आ जाता है। तो bn के साथ भी अंदर 0 आ जाएगा, तीनों टर्म 0 हो गई, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 0। तो यहाँ से देखें हमें पता चलता है कि जो ये होगा इंटीग्रल, ये जो हमने लिखा था इंटीग्रल f ऑफ x cos mx dx इज इक्वल टू 0 कब होता है? अगर n और m इक्वल हों, ठीक है। और अगर n और m इक्वल नहीं है तो ये तो फिर भी 0 रहेगा, ये भी फिर 0 रहेगा क्योंकि इसमें साइन और कॉज है। इसमें अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, अगर यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n आ जाता है तो वो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर का हमने आंसर देखा था पाई आता है, तो an के साथ यहाँ अंदर क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। तो बाकी दोनों तो 0 हो गए, लेकिन an के साथ पाई आ रहा है, तो हमारा an पाई आंसर आ जाता है अगर n और m दोनों इक्वल हों तो। और अगर इक्वल नहीं है तो फिर आंसर हमारा 0 आता है, ठीक है। तो ये हमने an की वैल्यू निकाल ली। तो an का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पे ये है ना फंक्शन, और an की वैल्यू निकालनी है, तो पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/, और ये वाला सारा फंक्शन वैसे ही। तो an की ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह से जब हमने bn फाइंड करना है तो हम जो ओरिजिनल फोरियर सीरीज़ है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? साइन mx से। इस साइड पे भी a0 को भी और इन दोनों को भी आपने साइन mx के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए साइन mx जो है वो 0 होता है, अगर हम इंटीग्रल लें तो a0 के साथ 0 आ जाएगा, और ये दोनों भी 0 होते हैं अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो, ठीक है, और ये भी 0 हो जाते हैं। तो 0 और 0, तो अगर दोनों इक्वल नहीं है n और m तो फाइनल आंसर इसका 0 आ जाता है। लेकिन अगर ये इक्वल हैं, ये तो 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, लेकिन यहाँ पे bn के साथ अंदर ये इक्वल होंगे तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, और साइन स्क्वायर का आंसर हमारे पास पाई आता है, तो bn पाई हो गया। और यहाँ पे जो हमारा इसका आंसर बनेगा वो किसके इक्वल आएगा? bn पाई के। और अगर हमने bn की वैल्यू निकालनी है तो पाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, और साथ में ये वाला फंक्शन एज इट इज़, तो bn की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इस तरह से आपने ना ये 3 फार्मूलाज याद रखने हैं, नीचे मैंने लिख दी हैं दोबारा से, कि जो a0 है उसका ये फार्मूला आया था हमारे पास, an का ये फार्मूला आया था 1/पाई f ऑफ x dx, और साथ में इंटीग्रल an का आया था 1/पाई माइनस ये लिमिट्स f ऑफ x cos nx dx। इसी तरह से अगर bn हम देखें तो उसका फॉर्मूला हमारे पास आया है 1/पाई f ऑफ x s nx dx, ठीक है। m की जगह हमने सारे n लिख दिए हैं। तो ये हमारे पास ये तीनों के फार्मूलाज आ गए। अब ये फार्मूलाज आपने इधर ही अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये फार्मूलाज आगे आपके 2 लेक्चर्स के अंदर, 3 लेक्चर्स के अंदर यूज़ होने वाले हैं। जितनी भी एग्जांपल्स आपने करनी है, ये फार्मूलाज अगर याद होंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों फार्मूलाज को आपने इधर ही याद कर लेना है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास, डिटरमिन द फोरियर सीरीज़ टू रिप्रेजेंट द पीरियोडिक फंक्शन। आपने पीरियोडिक फंक्शन को, ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ है, इसको देखते हुए आपने फोरियर सीरीज़ फाइंड करनी है। तो पहले तो हमें फोरियर सीरीज़ के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें f ऑफ x पता हो, ठीक है, फोरियर सीरीज़ के लिए हमें ये 3 चीज़ें चाहिए होती है ना, a0, an और bn। लेकिन हमें f ऑफ x पता होगा तो हम ये तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम f ऑफ x की वैल्यू निकालते हैं। देखें ये स्लोप आ रही है, तो स्लोप का मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि किस तरह से आप इक्वेशन फाइंड करते हैं, किस तरह से फंक्शन फाइंड करते हैं। तो देखिए स्लोप कौन से 2 पॉइंट्स के दरमियान आ रही है? ये तो 0 0 है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये क्या है? x की वैल्यू 2 पाई और y की पाई, तो y2 माइनस y1 यानी पाई माइनस 0 और 2 पाई माइनस 0, तो इनको आप पाई ओवर 2 पाई आएगा, यहाँ पे पाई कैंसिल होकर 1/2 m की वैल्यू आ जाती है। अब आप फंक्शन देखें, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। वाई नॉट एक्स नॉट की जगह हम 0 0 वाला पॉइंट यूज़ कर लेते हैं, m की वैल्यू पुट करें तो y की यहाँ से वैल्यू ये आ गई, यानी f ऑफ x हमारे पास आ गया x/2। और ये कहाँ से कहाँ तक आया है? 0 से 2 पाई तक ये फंक्शन रिपीट हो रहा है ना, तो x की वैल्यू आपने लिख ली 0 से 2 पाई तक, तो इसका जो पीरियड होगा वो भी 2 पाई ही होगा। ये नोटेशन भी हम पीछे काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं जी अपने मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ कि हमने फाइंड तो फोरियर सीरीज़ करनी है। तो फोरियर सीरीज़ की मैंने जनरल फॉर्म लिख ली यहाँ पे। अब हम a0 की वैल्यू निकालेंगे, an की वैल्यू निकालेंगे, bn की वैल्यू निकालेंगे, फिर तीनों को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल a0 निकालना था, चलें an पहले हम निकाल लेते हैं। an की वैल्यू जो फार्मूला, पीछे 3 फार्मूलाज हमने लिखे हैं, ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ ये फार्मूलाज अच्छे से याद कर लीजिएगा। an का हमने फार्मूला लिखा था यहाँ पे 1/पाई f ऑफ x cos nx dx, तो वो हमने लिख लिया 1/पाई f ऑफ x cos nx dx। और लिमिट यहाँ पे कौन सी यूज़ होनी है? हमें जो x दिया हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2 पाई तक है ना, तो हमने लिमिट 0 से 2 पाई तक लगा दी।
अब इनका नोट करें कि यहाँ पे डिफरेंस सेम है। मैंने पीछे बताया था लेक्चर 39 के अंदर कि जो डिफरेंस 2 पाई के दरमियान हो ना, तो फिर हम उस पर वो इंटीग्रल्स के जो हमने पीछे एक समरी लिखी थी वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है x/2, तो एफ ऑफ एक्स की जगह x/2 cos nx एज इट इज़। अब यहाँ पे ये जो 2 कांस्टेंट है ये बाहर निकाल लें, अंदर बचेगा x cos nx dx। अब ये दो प्रोडक्ट हैं, यानी दोनों का प्रोडक्ट है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, क्योंकि डेरिवेटिव के अंदर तो प्रोडक्ट रूल होता है हमारे पास, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर नहीं होता। तो आप जब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उन पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स x एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस लगा के डबल इंटीग्रेशन होती है, यानी अंदर पहले सेकंड की इंटीग्रेशन आती है और डॉट फर्स्ट का डेरिवेटिव आता है। ये भी मेरे ख्याल से हमने की हुई है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आप देखें यहाँ पे x एज इट इज़ cos nx की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो sin nx बाय n हो जाएगी, प्लस बाहर वाली इंटीग्रेशन एज इट इज़ अंदर cos nx की करेंगे तो वो sin nx बाय n, और साथ में x का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा। n डिवाइड क्यों हो रहा है? क्योंकि x के साथ जो भी यहाँ पे होता है ना उसका डेरिवेटिव लेके हम यहाँ डिवाइड करते होते हैं। तो अब देखें यहाँ पे आप ऊपर लिमिट पुट करें 2 पाई तो वो, और लोअर लिमिट पुट करें 0, तो जो साइन है वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो x वाली वो होती है, x एक्सिस होता है, उसके ऊपर साइन की वैल्यू जो है वो क्या होती है? 0 होती है। 0 या 2 पाई हो, साइन 0 ही आता है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा वो पूरा फंक्शन, प्लस यहाँ पे भी जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कॉस बनेगी। कॉस के अंदर जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो वो भी आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। या आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि साइन nx, पीछे हमने जो रिजल्ट्स पढ़े थे उसके अंदर अगर 0 से 2 पाई तक साइन nx की हम इंटीग्रेशन करते थे तो वो 0 आती थी वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो ये पूरा 0 कर दें, ये भी 0 हो गया। तो सिर्फ हमारे पास अंदर तो सारी वैल्यू 0 करने के बाद बाहर क्या बचा? 1/2 पाई। 1/2 पाई अंदर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर भी an का क्या आ गया? 0 आ गया। उसके बाद हम a0 निकाल लेते हैं। a0 का फॉर्मूला लिखें, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई f ऑफ x dx। f ऑफ x हमारे पास x/2 है, 2 बाहर निकाल लें, या अगर आप अंदर ही उसकी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो x²/2 बनेगी और 2 2 4 हो जाएगा। अब अपर लिमिट पुट कर दें और माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट कर दें। जब आप अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर तो 0 है और अपर जो है वो 4π² हो जाएगा। कटिंग करने के बाद हमारे पास a0 का आंसर बचता है पाई। इस तरह से bn हमने निकालना है, तो तीसरी चीज़ हमारी बस bn रह गई है, वो हम निकाल लेते हैं। bn जब आप निकालेंगे तो वो 1/पाई लिमिट्स f ऑफ x sin nx, यही फॉर्मूला निकाला था ना हमने। तो f ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, ये 2 बाहर निकाल लें, अंदर x sin nx बचा। अब इस पे भी आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो करनी है। x एज इट इज़ sin x की इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो sin x है वो एज इट इज़, ठीक है, और जो x है उसका डेरिवेटिव sin x की इंटीग्रेशन एज इट इज़ लेनी है जैसे यहाँ पे लिया है, और साथ में इसका x का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब x तो वैसे ही रहेगा, साइन की इंटीग्रेशन हो जाती है माइनस कॉस, तो वो माइनस कॉस nx बाय n आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें सेम इंटीग्रेशन वैसे ही, और x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, वो ख़त्म हो गई। अब कॉस की इंटीग्रेशन आप अगर इस इंटरवल पे करते हैं 0 से 2 पाई तक, तो वो हमने देखा था 0 आती है, तो इस पूरे की जगह 0 आपने लगा देना है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप वो जो हमने रिजल्ट्स निकाले थे उनका कितना फ़ायदा हो रहा है कि इतना लेंथी है ऑलरेडी ये क्वेश्चन। अगर आप इसके अंदर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए आप ये रिजल्ट्स याद कर लें कि कॉस का यहाँ पर अगर आप इंटीग्रल लेते हैं 0 से 2 पाई तो वो 0 हो जाता है। या आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे 0, इसको भी 0 कर सकते थे, ये 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सारा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपने लिमिट पुट कर देनी है। इस x की जगह अपर लिमिट पुट करें, इस x की जगह भी अपर लिमिट पुट करें। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो cos 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो 0 पुट करने से तो ये तो पूरा ही 0 हो गया ना, तो पीछे सिर्फ ये हमारे पास बचा। अब ये जो हमारे पास माइनस है और साथ में 2 पाई cos n 2 पाई है। cos की आप अगर देखें ना वैल्यू 2 पाई पे वो क्या होती है, ये आपके पास इस तरह से 0 है, और आप जब पूरा सर्कल घूम के आते हैं तो वो 2 पाई आता है। तो cos 0 भी 1 होता है, cos 2 पाई भी 1 होता है, और 2 पाई के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, n का मतलब है 4 पाई कर दें, ठीक है, इसी तरह से 8 पाई कर दें, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो ये तो 1 हो गया, तो -2 पाई ओवर n बचा हमारे पास। अब -2 पाई इस 2 पाई से कैंसिल, तो -1 ओवर n, ये हमारे पास bn की वैल्यू आ गई। तो हमने तीनों वैल्यूज़ लिख ली हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या क्या आया है, a0 आ गया, an आ गया और bn आ गया। तीनों हमने वैल्यूज़ अब किसके अंदर पुट कर देनी है? फॉरियर सीरीज़ के अंदर पुट कर देनी है। फॉरियर सीरीज़ हमने लिख ली पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो f ऑफ x
के इक्वल 1/2 इंटू ए नॉट है, तो ए नॉट तो हमने पाई निकाला है, ए एन हमारा 0 आया है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस बी एन हमारा आया -1/n, उसकी जगह -1/n साथ में साइन एन एक्स। अब आप सिग्मा को ओपन कर दें, बाहर 1/2 पाई एज इट इज़। सिग्मा जब ओपन होगा तो पहले एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे ना, यहाँ और यहाँ 1 आएगा तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ और यहाँ 2 पुट कर दें तो -1/2 साइन 2x, फिर माइनस यहाँ 3 पुट करेंगे 1/3 साइन 3x, तो इस तरह से चलता जाएगा। तो अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेना चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले लें, अंदर सारे साइन प्लस हो जाएंगे। तो ये फॉरियर सीरीज़ आ गई आपके पास फाइनल, ठीक है। आई नो थोड़ी सी मुश्किल है एग्जाम्पल, लेकिन आगे अभी हमने नेक्स्ट लेक्चर में भी और करनी है 41 के अंदर भी, तो इंशाल्लाह जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है डिरिचलेट कंडीशंस। अब यहाँ पे आपने इसकी पहले डेफिनेशन कर लेनी है, द एफ ऑफ एक्स मस्ट बी डिफाइंड एंड सिंगल वैल्यूड। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो एफ ऑफ एक्स है फंक्शन वो डिफाइंड भी होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड भी होना चाहिए। मस्ट बी कॉन्टीन्यूस और हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकॉन्टीन्यूटीज विद अ पीरियोडिक इंटरवल। एक इंटरवल के अंदर वो कॉन्टीन्यूस भी हो, और अगर डिसकॉन्टीन्यूस है तो वो फाइनाइट डिसकॉन्टीन्यूटीज होनी चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि वो इनफाइनाइट टाइम्स डिसकॉन्टीन्यूस हो जाए। देन क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश एक्स मस्ट बी पीस वाइज कॉन्टीन्यूस इन द पीरियोडिक इंटरवल। आप अगर फंक्शन को देखें वो भी कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, और अगर उसके डेरिवेटिव को देखें तो वो भी उस इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। ये दो कंडीशंस है हमारे पास। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो जो फोरियर सीरीज़ होगी वो कन्वर्ज करेगी, अगर x इज इक्वल टू x1 हो जाए तो। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टीन्यूटी है। पॉइंट ऑफ कॉन्टीन्यूटी का मतलब ये क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है हमारा कॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि ये दो कंडीशंस हैं, अगर इन दोनों कंडीशंस को फोरियर सीरीज सेटिस्फाई करती है तो फिर वो कन्वर्ज करेगी। एग्जाम्पल देख लें, फाइंड फोरियर सीरीज फॉर फंक्शन शोन। आपको ग्राफ दिया हुआ है, बस आपने इसकी फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। तो पहले तो आपको एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी लंबी है ये एग्जाम्पल, तो ध्यान से समझिएगा। पहले हम एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए देखें आप इसके अंदर जो ये ग्राफ है इसके अंदर देखें एक्स वाई की वैल्यू पहले क्या है, यहाँ पे इधर से जब ये स्टार्ट हो रहा है फंक्शन तो वाई की वैल्यू 0 है क्योंकि वो 0 के अलॉन्ग है, और x की वैल्यू -π से π/2 तक है। तो एफ ऑफ एक्स 0 है जब x की वैल्यू -π से π/2 तक है। आगे चले जाएं हम, यहाँ से ऊपर जाने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक y की वैल्यू -4 है, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है 4 है, +4 है सॉरी। तो ये 4 आ गई और x की वैल्यू -π/2 से +π/2 तक चेंज हुई है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं और यहाँ से दोबारा से y की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है, यानी एफ ऑफ एक्स दोबारा से 0 हो रहा है और जो लिमिट है वो -π/2 से π तक है। अब -π से π तक कितने आते हैं इंटरवल, 2π आता है ना, एक सर्कल पूरा होता है -π से π तक आए। ये देखें हमारे पास अगर इस तरह से ये पाई है, ठीक है, और -π अगर इधर से आएंगे तो पाई होगा, इधर से आएंगे तो -π होगा। तो अब -π से शुरू करके आपने वापस पाई तक आना है, तो एक सर्कल कंप्लीट हुआ पूरा, यानी उसके अंदर 2π एंगल्स कवर हुए हैं। तो 2π के बाद ये जो आपका फंक्शन है वो रिपीट हो रहा है। अच्छा जी, एफ ऑफ एक्स हमने निकाल लिए हैं। अब हमने जो फोरियर सीरीज़ होती है उसके अंदर 3 चीज़ें निकालनी होती हैं, a0, an और bn। ये जनरल फॉर्म मैंने लिखी है। पहले हम a0 निकाल लेते हैं। तो a0 का फॉर्मूला होता है 1/π इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो 1/π एज इट इज़ इंटीग्रेशन। अब अंदर 3 फंक्शन है ना हमारे पास, तो 3 इंटीग्रेशंस ऐड होंगी। ये जो तीनों फंक्शंस हैं ऊपर हमारे पास, देखें पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है तो एफ ऑफ एक्स की जगह 0 dx आ जाएगा। फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4 है तो एफ ऑफ एक्स की जगह 4 dx आ जाएगा। फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगेन 0 है तो वो 0 dx आ जाएगा। अब लिमिट्स कैसे पुट करनी है, जब वैल्यू 0 है तो लिमिट -π से -π/2 तक है, तो वो लिमिट्स लगा दी आपने। जब 4 है तो उसकी लिमिट्स -π/2 से π/2 तक हैं, ये जो हमारे सामने लिखी हुई है। और एफ ऑफ एक्स जब 0 है तो दोबारा से वो क्या है π/2 से π तक, तो ये हमने लिख ली। तो अगर आप फाइनल देखें तो -π से स्टार्ट होकर π तक ही जा रही है ना, यानी वो तो वही होगी, बस उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब देखें ये तो 0 हो गया आपका पूरा, ये भी 0 हो गया, ये 4 है, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर 1 की इंटीग्रेशन x होगी, उसमें आपने अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है। तो π/2 माइनस लगा के -π/2 तो वो प्लस हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 2π/2 हो जाएगा, ठीक है, 2π/2। अब यहाँ पे 2 कैंसिल और यहाँ जो पाई है वो भी बाहर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 4 हमारा आंसर आ गया किसका, a0 का। ये हमारे पास
नॉट आ गया। अब हमने ए एन निकालना है, तो ए एन का पहले तो फॉर्मूला लिखें 1/π एज इट इज़। अंदर इसको भी आपने 3 पार्ट्स के अंदर इसी तरह से डिवाइड कर लेना है, क्योंकि हमारे पास 3 फंक्शन है ना क्वेश्चन के अंदर। एक 0 cos nx आ जाएगा, फिर 4 cos nx आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 cos nx, और लिमिट्स वैसे ही आपने 0 के लिए जो दी हुई है और 4 के लिए जो दी हुई है और अब अगेन 0 के लिए जो दी हुई है। अब ये जो 2 0 वाले हैं ये तो ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, अंदर cos nx की इंटीग्रेशन sin nx/n, और लिमिट्स आपने पुट कर देनी है। तो अपर लिमिट यहाँ पे पुट करें, माइनस लगा के लोअर पुट करते हैं, लेकिन ये माइनस है तो बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और sin nπ/2 sin nπ/2 दोनों ऐड होके 2 sin nπ/2 हो जाएगा। अब 2 4s are 8/nπ, ये जो n था ना ये हमने बाहर पाई के साथ लिख लिया था nπ, और sin nπ/2 ये आपके पास आ गया। अब साइन की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। देखें अगर जो n है वो इवन नंबर हो, n क्या है, अगर इवन नंबर हो यानी 2 4 6 हो, तो साइन यहाँ पे 2π या साइन 4π या साइन 6π, तो उस पर साइन 0 हो जाता है। तो अगर साइन 0 होगा तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0, यानी bn की वैल्यू an की वैल्यू 0 आती है अगर n इवन नंबर हुआ तो, और अगर n ऑड नंबर हो, ऑड में भी आगे 2 कंडीशंस आ जाती हैं। देखें ऑड का मतलब है कि साइन जो एक है यहाँ पे पाए उसके साथ या तो 1 आ सकता है तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे 3 आ सकता है ऑड में, तो 3π यहाँ पे दोबारा से कहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ पे पाए है, ठीक है, इधर यहाँ पे 2π होता है, दोबारा से इधर आएंगे तो 3π हो जाएगा। इसी तरह से आप देखें अगर आपके पास आ जाता है 5π, तो वो दोबारा से इस तरह से, यानी इस तरह से ये सर्कल घूमता जा रहा है। तो अगर n की वैल्यू 1 5 9 हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, अगर n की वैल्यू 3 7 11 हो तो जो an है वो नेगेटिव आता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1π 5π या 9π पुट करते हैं ना तो इसका आंसर +1 आएगा साइन का। लेकिन अगर आप 3 7 11 यानी इनमें से कुछ पुट कर दें, 3π पुट कर दें, 7π पुट कर दें, 11π पुट कर दें, उस पर जो साइन का आंसर है वो -1 आता है। तो -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -8/nπ हो जाएगा। तो an की हमारे पास यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इनको यूज़ कैसे करना है फोरियर सीरीज़ के अंदर, ये जब हम पुट करेंगे ना फिर मैं आपको समझाऊंगी। अब हम bn की तरफ चलते हैं। bn आपने फाइंड करना है, तो bn का फॉर्मूला लिखा हमने। अब f(x) यहाँ पे भी आपने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है, एक 0 वाला, एक 4 वाला और एक दोबारा से 0 वाला। लिमिट्स भी वैसे ही पुट करनी है। ये दोनों 0 वाले तो ख़त्म हो जाएंगे, जो 4 वाला है उस पर 4 बाहर आ जाएगा, अंदर sin nx की हमने ये पीछे रिजल्ट्स के अंदर पढ़ा था कि sin nx की जब आप इंटीग्रेशन करते हैं इस इंटरवल के अकॉर्डिंग तो वो 0 होती है। तो 4 × 0 ये 0 आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास जो bn है वो भी क्या हो गया, bn हमारे पास 0 आया है। तो जब हम फोरियर सीरीज़ लिखेंगे उसकी जनरल फॉर्म में आपके सामने रखती हूँ, यहाँ पे देखें जी, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है इसके ऊपर, ठीक है। तो 1/2 एज इट इज़, और a0 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, a0 निकाला था हमने 4। तो यहाँ पे जब 4 पुट करेंगे 4/2 तो कटिंग होके यहाँ पे क्या बचता है, 2 बचता है, प्लस समेशन। अब अंदर इसको कैसे ओपन करना है, ठीक है, मैंने वैसे यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। तो ओपन कैसे करना है, देखें an cos nx है, तो an जो है वो हमारे पास क्या आया था, an की 3 पॉसिबिलिटीज़ थी। अब an इवन था, अगर n इवन हो तो an की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। यानी जब आपने an की जगह पहले 1 पुट करना है ना, यहाँ पे bn तो 0 हो गया ना, हमारे पास bn की वैल्यू 0 आई थी, तो ये तो 0 होकर ख़त्म हो गया सारा, सिर्फ इसको आपने ओपन करना है। देखें n अगर 1 पुट किया है हमने, तो पीछे हमने यहाँ पे कहा था, ये 2-3 चीज़ें ना आपको एक साथ देखनी पड़ेंगी। देखें हमने कहा था कि अगर n 1 हो तो आंसर +8/nπ आता है, ठीक है। तो यानी इस an की जगह आपने क्या लिख देना है, 8/nπ यानी 1π, तो वो 8/π और साथ में cos x आ जाएगा प्लस। अब n की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो 2 तो इवन होती है, यानी an 0 होगा, an 0 होगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर सारा 0 हो जाएगा। अब n की वैल्यू 3 पुट करनी है हमने, तो हमने कहा था कि जब n की वैल्यू 3 हो तो आंसर -8/nπ आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -8/n का मतलब है 3π और यहाँ पे cos 3x, फिर प्लस। अब 4 पुट करनी है, 4 इवन है तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 0 पुट कर दें, ठीक है। अब 5 पुट करनी है, 5 जो है उसमें प्लस आंसर आता है, आप यहाँ पे 8/5π साथ में cos 5x, फिर +6 इवन है तो 0 हो जाएगा। 7 पुट करेंगे
तो 7 जो है यहाँ पे हमें माइनस में आंसर दे रहा है ना, -8/n पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा -8/7 पाई cos 7x। ये इस तरह से आगे चलती जाएंगी। तो अब हमारे पास ओपन करने के बाद जो आती है फॉर्म वो क्या आती है, देखें 8/पाई सब में कॉमन आ रहा है ना, तो आप 8/पाई कॉमन ले लें, यहाँ पे बचेगा cos x, वो हमने लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे बचा -8/पाई तो बाहर चला गया, 1/3 cos 3x वो लिख लिया। फिर यहाँ पे बचा 1/5 cos 5x वो लिख लिया। फिर 1/7 cos 7x बचेगा, वो लिख लेंगे, और इस तरह से ये आगे चलती जाएंगी सीरीज़। ये आपको समझ नहीं आया तो वीडियो रिवर्स करके दोबारा से देख लें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप 1-2 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद है इफ़ेक्ट्स ऑफ हार्मोनिक्स। ये थ्योरी है, ये आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बस थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे कि अगर हम एक कोसाइन टर्म ऐड कर लेते हैं ना किसी उसके अंदर सीरीज़ के अंदर, तो हम देखते हैं कि जो सब्सिक्वेंट हार्मोनिक्स होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। देखें, एज नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज इन द ग्राफ ग्रेजुअली अप्रोचेस टू ओरिजिनल वेव फॉर्म, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज करते जाते हैं ना कॉज की फंक्शन के अंदर, तो ग्राफ जो है वो यानी कन्वर्ज करता जाता है, ठीक है। रिपल्स इंक्रीज इन द नंबर एंड डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, यानी एक ग्राफ है अगर आपके पास इस तरह से, तो उसके रिपल्स का मतलब है ये इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। इनकी जो नंबर हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। पहले अगर आपके पास इस तरह से थे ना, 3 थे, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड ज़रा ज़्यादा था, तो ये ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन उनका एम्पलीट्यूड हाइट कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी रीडिंग कर लीजिएगा।